आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो पूरे विश्व भर में पूरे वैश्विक लेवल पर जियोपॉलिटिकल हिसाब से एशिया, जिसको यहाँ पर साउथ के रूप में दर्शाया गया है, तो एशिया कितना महत्वपूर्ण अपना स्थान बना रहा है, ठीक है, और किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए वो अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है, इसको लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो इसका शीर्षक जो रखा गया है वो रखा गया है जियोपॉलिटिक्स में। हम बात कर रहे हैं पूरे विश्व भर में जियोपॉलिटिक्स में साउथ या फिर एशिया कितना सफल हुआ है और क्या अपनी पोजीशन रखा है, कितना अपना दावा ठोक रहा है वो वर्ल्ड लेवल पर, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला फैक्टर हम देख रहे हैं विश्व में अमेरिका को। अमेरिका हमेशा से ही ये चाहते रहा है कि वो विश्व पूरे वर्ल्ड भर में एक महाशक्ति के रूप में काम करे और वो जैसा चाहे वैसा करे और वो जैसा जिस देश को कहे वैसा ही वो देश करे, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए वो हमेशा से कोशिश करता है। इसके लिए अपने जो शत्रु देश हैं, शत्रु देशों के ऊपर वो सैंक्शन लगा देता है। इसके साथ साथ में यदि कोई देश जिसके संबंध अमेरिका के साथ में भी बढ़िया है, जैसे कि इंडिया यदि रसिया के साथ में अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएगा, ईरान के साथ में अपने संबंधों को मजबूत करेगा, तो अमेरिका इंडिया को धमकी देता है कि हम आपके ऊपर कई सारे सैंक्शन लगाने वाले हैं। इस प्रकार के कदम, इस प्रकार की स्ट्रेटजी अमेरिका उठाते रहा है। तो अमेरिका हमेशा से ही लीड करते रहा है अपनी प्राइमेसी के गोल को लेकर के। हमेशा से ही वो लीडर बनना चाहता है, अपनी श्रेष्ठता को इंटरनेशनल सिस्टम में स्थापित करना चाहता। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट क्या कहती है कि हमें चाइना जो इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है उसको कर्ब करना है, रोकना है। रसिया की जो कैपेबिलिटी है उसको वीक करना है। इसके साथ साथ में अमेरिका आगे रहेगा और पीछे पीछे रहेगा यूरोप। तो यूरोप को भी बचाना है, यूरोप को भी सिक्योर करना है, लेकिन आगे कौन रहेगा, लीडर कौन रहेगा, अमेरिका रहेगा। इस प्रकार से यहाँ का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट एडवोकेटिंग करने का काम करता है। लेकिन देख लीजिए, कुछ और भी प्लेयर हैं महत्वपूर्ण जिनके अलग अलग एजेंडा हो सकते हैं। एंड द ग्लोबल साउथ मैटर्स मोर देन बिफोर। पहले जितना एशिया महत्वपूर्ण नहीं था, आज के टाइम में जो विश्व का साउथ वाला हिस्सा है, पार्टिकुलर एशिया के महत्वपूर्ण देश बहुत ज़्यादा आज के टाइम में इम्पोर्टेंट हो गए हैं अमेरिका, चाइना, रसिया के लिए। ठीक है, आगे हम चल करके देखेंगे कि आखिर हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं चाइना की। जिस प्रकार से अमेरिका बढ़ते जा रहा है, ठीक उसी को टक्कर देने के हिसाब से बिल्कुल बराबरी से चल रहा है चाइना। बट इन रियलिटी इज़ नो मैच टू द यूएस मिलिटरली। लेकिन यदि आप बात करोगे मिलिट्री स्तर पर तो उतना ज़्यादा चाइना मैच नहीं खा रहा है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ते गया था, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ते गई। चाइना बन गया था बिल्डिंग काउंटर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चाइना क्या बन गया, चाइना बन गया था बिल्डिंग काउंटर इंस्टीट्यूशन। इट लुक्ड फॉर एकोमोडेशन विद द यूएस इन इट्स पीसफुल राइस प्रोजेक्ट। अब ये क्या काम करने लगा है, आज के टाइम में यूएस को टक्कर देने लग गया है अपने पीसफुली राइस प्रोजेक्ट के चलते चलते। क्योंकि आज के टाइम में यूएस क्या सोच रहा है, यूएस इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। चाइना टर्न फ्रॉम पार्टनर टू कंपिटिटर टू थ्रेट। क्योंकि आज के टाइम में, पहले कभी चाइना अमेरिका का पार्टनर हुआ करता था, आज के टाइम में वो उसको कॉम्पिटिटर बन गया है, उसका प्रतिस्पर्धी बन गया है, और प्रतिस्पर्धी से आज के टाइम में वो थ्रेट बनते जा रहा है। इसलिए अमेरिका कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके बाद जो शीर्षक है यहाँ का वो बताता है, पार्टिकुलरली हम पश्चिम की बात कर रहे हैं, पश्चिम मतलब कि यूरोपीय देशों की हम बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंसेस विथ द वेस्ट एज ए फैक्टर। वेस्ट को आप एक फैक्टर के तौर पर लेकर के चलिए। यहाँ इसके बाद हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पहले नंबर की बात, रसिया के पास नेचुरल रिसोर्सेस है, मिलिट्री कैपेबिलिटी है, ठीक है, और इसने अपनी कैपेसिटी को दिखा दिया है टू एसर इट्स विल इन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल, और काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में रसिया, ये सारी बातों के चलते चलते। रसिया ने जिस प्रकार से एग्रेशन दिखाया है यूक्रेन के ऊपर, तो कन्फर्म हो गया है द व्यू ऑफ यूएस स्ट्रेटजिस्ट। यूएस के जो स्ट्रेटजिस्ट थे उनका जो व्यू है अब कन्फर्म हो गया है। हु वुड लाइक टू वीकन रसिया कैपेबिलिटीज़, और अब वो चाहते हैं कि रसिया की कैपेबिलिटी को हम कम करें, और ये बहुत अच्छा मौका उनको मिल गया है।
आगे वो रसिया को किस रूप में देखते हैं, स्पेशली व्हेन इन अलायंस विद चाइना और एनी अदर कंट्री एज डेंजरस टू यूएस जियोपॉलिटिक्स। उनका कहना है यदि कोई भी देश रसिया के साथ जुड़ रहा है, चाइना के साथ जुड़ रहा है, या फिर कोई भी ऐसी कंट्री के साथ में जुड़ रहा है जो कि क्या मानी जाती है, डेंजरस मानी जाती है, तो यूएस की जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी ये खतरे की घंटी है। रशियन एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन एंड टेरिबल वार ऑफ एट्रिशन हैव बीन ए जियोपॉलिटिकल वाटरसेड। आज के टाइम में रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, यहाँ पर से भी कई सारी परिस्थितियों में चेंजेस हमको देखने को मिला है। यहाँ पर एट्रिशन वर्ड आया है जिसका मतलब होता है समय समय पर आक्रमण करके या फिर उलझने पैदा करके शत्रु को दुर्बल बनाने की प्रक्रिया। और अमेरिका ने बिल्कुल इस स्थिति का सही फायदा उठाया है कि अब हम फिर से विश्व के लीडर बन जाएंगे, और ये तब होगा जब हम रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाएं। तो इसीलिए यूरोप को भी आगे लेकर के आ गया। यूरोपियन कंट्री भी कह रहे हैं कि हम भी सैंक्शन लगा दे रहे हैं, अमेरिका लगा रहा है, तो जैसा अमेरिका कह रहा है हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना है, भले ही यूरोप उसका साथ जरूर दे रहा है, लेकिन यूरोप कभी भी अमेरिका से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यूएस हमेशा से अपनी लीडरशिप ही रखने वाला है आने वाले टाइम में। तो आप कन्फर्म रूप से तो ये कह सकते हैं कि यूरोपीय देश अमेरिका की स्ट्रेटजिक प्लान के पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है, और ये लोग भी रीमिलिटराइजिंग का काम कर रहे हैं। द डेवलपिंग सीनो रशियन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विथआउट लिमिट्स इज क्लियरली डिफाइंड एनिमी अदर फॉर द वेस्ट। जिस प्रकार से चाइना और रसिया के बीच में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है बिना किसी लिमिट की, इससे ये बात क्लियर हो गई है कि जो एनिमी है डिफाइंड, इसको वेस्ट कह रहा है ये हमारे एनिमी है। इसलिए अब इस प्रकार की चीज़ों को ब्रेक करने के लिए, जो अनलिमिटेड इनकी दोस्ती चल रही है उसको तोड़ने के लिए अमेरिका और यूरोप सहारा लेता है किसका, एशिया का। इसलिए आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि अमेरिका भारत को इतना ज़्यादा महत्व देता है। क्यों महत्व दे रहा है? क्योंकि भारत के माध्यम से वो चाइना को टारगेट करेगा, रसिया को टारगेट करने में उसको सहायता मिलेगी। यही एक रीज़न है, इसीलिए वो भारत को सपोर्ट करता है, इसलिए उतनी ज़्यादा सैंक्शन नहीं लगाता, भारत को वो छूट देते रहता है। अब ऐसे देशों की हम बात कर रहे हैं जिनको ग्लोबल साउथ कह रहे हैं। ग्लोबल साउथ में भी जो बड़ी बड़ी पावर हैं, इंडिया है, चाइना है और जो अदर देश हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। आर बीइंग ब्लेम्ड फॉर द फेलिंग सैंक्शंस अगेंस्ट रसिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूक्रेन वार। तो कई सारे देश ऐसे हैं, भले ही रसिया के ऊपर में सैंक्शन लगाए गए हैं, ठीक है, लेकिन ये सैंक्शन फेल हो गए हैं, उतने कारगर साबित नहीं हुए हैं। सच बात तो ये है, जो एशिया है, ग्लोबल साउथ है, विथ ए फ्यू एक्सेप्शन, थोड़े बहुत देशों को आप छोड़ दीजिए, लगभग 7 देशों के, ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, और ये जो वार चल रहा है इसका नेगोशिएशन होना चाहिए, इसका एंड होना चाहिए। ज़्यादातर देश तो यही चाहते हैं। सभी लोग विरोध कर रहे हैं सैंक्शन वाली रिजीम का, एंड सब एडवोकेट कर रहे हैं न्यूट्रलिटी का। सब देश, ज़्यादातर एशिया वाले ये कह रहे हैं कि अमेरिका को इस प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। अब जिस न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, ठीक है, तो इसका रीज़न ऐसा है कि हमें ज़रूरत है रिजीम सर्वाइवल की, स्पेशली बिकॉज मैनी इन द साउथ आर डिपेंडेंट ऑन रसिया। अब वो चाह रहे हैं कि ये सब युद्ध ख़त्म हो जाए और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा बाधित हुआ है, जिसके चलते चलते इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, ये हमारी प्रभावित ना हो। हम जो रसिया के ऊपर डिपेंड हैं, वहाँ से हम तेल खरीद रहे हैं, हम यूक्रेन से गेहूं खरीदते थे, ये सारी चीज़ें फिर से रिज्यूम हो जाएं, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म होना चाहिए। रसिया से लोग एनर्जी खरीदते हैं, फ्यूल, फर्टिलाइज़र, वीट और भी कमोडिटी, इसके साथ साथ में डिफेंस के रक्षा संबंधी इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं रसिया से। एशिया के पास मेमोरी है, उनके पास आज भी याददाश्त है कि हम कभी किसी के कॉलोनी हुआ करते थे, किसी के गुलाम हुआ करते थे, एंड रिसेंट इंटरवेंशन भी हुए थे, जैसे कि इराक, लेबनान, लीबिया, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, माली। आज भी ये कुछ न कुछ किसी चीज़ से जूझ रहे हैं और कुछ हाल ही में उभरे हुए हैं, इस प्रकार की बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो पश्चिम से मतलब पार्टिकुलरली यूरोपीय कंट्री से हम लोग कितने खुश हैं।
हाल ही में कुछ एक्सपीरियंस हमने फील देखे हैं, जैसे कि रिफ्यूज़ल बाय द वेस्ट टू ग्रांट ए वन टाइम एक्सेप्शन फॉर पेटेंट। हाल ही में यूरोप ने रिफ्यूज़ कर दिया था, ठीक है, यूरोप ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम ग्रांट नहीं करेंगे सिंगल टाइम एक्सेप्शन फॉर पेटेंट फॉर द कोविड-19 वैक्सीन। ये पेटेंट के लिए क्या काम कर रहा था, वन टाइम एक्सेप्शन दे दो करके इसको बोले थे, तो इसने मना कर दिया था। एक्सपेंशन मतलब होता है छूट दे देना। फॉर पेटेंट फॉर द कोविड-19 वैक्सीन हैव नॉट हेल्प आइदर, और इससे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाई थी। जबकि डिमांड ये करी गई थी कि देखो कोविड-19 का समय चल रहा है, कई सारे गरीब देश ऐसे हैं जहाँ पर आज भी पूरी तरह से वैक्सीनेशन का काम नहीं हो पाया है। तो आप जो पेटेंट को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हो, अभी कुछ टाइम के लिए आप पेटेंट को माफ़ कर दीजिए ना। पेटेंट यदि आप माफ़ कर दोगे तो बेचारे जो गरीब देश हैं वो भी आपकी तरह अपने गरीब लोगों को वैक्सीन लगा पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी यूरोप की तरफ से जब रिफ्यूज़ल आया तो उससे एशिया के जो देश थे, साउथ के जो देश थे, उतने ज़्यादा खुश नहीं थे। और दूसरी बात यह है, मीडिया में हमने कुछ कुछ ऐसी इमेज भी देखी हैं जो बताती हैं कि रसिया के जो रिफ्यूजी थी, इमेजेस ऑफ द वे रिफ्यूजीज फ्रॉम द साउथ आर क्रिएटेड इन कॉन्ट्रास्ट टू द वेलकम टू यूक्रेनियन रिफ्यूजीज हैव रिवील्ड द अनसरप्राइजिंग रेसिज्म। ठीक है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो साउथ के रिफ्यूजी हैं और यूक्रेन के रिफ्यूजी हैं, दोनों में भेदभाव किया गया है। यूरोप में ये भी यहाँ पर बताया जाता है। यूक्रेन से जो भागे हुए हैं लोग हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, और यदि वही कहीं यदि रिफ्यूजी हो गए साउथ के या फिर एशिया के तो उनका वेलकम नहीं किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम भेदभाव देखते हैं। कई सारी कंट्री साउथ की वो ये बिलीव करती हैं दैट दे आर अनलाइकली टू गेट वेस्टर्न हेल्प व्हेन दे नीड इन द मोस्ट। उनका ऐसा मानना है कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना तो यूरोप से हमें किसी प्रकार की सहायता मिलने वाली नहीं है। इन सच सर्कमस्टांसेस रसिया इज़ नॉट सीन एज ए थ्रेट इन ग्लोबल साउथ। और इस प्रकार से रसिया किसी भी मामले में ना ग्लोबल साउथ में किसी भी प्रकार का कोई खतरा है ही नहीं। और जब हमें यूरोप से उम्मीद भी नहीं है तो हम क्यों यूरोप के पीछे पड़े रहें, ऐसा एशिया के देश समझते हैं। चाइना की हम बात कर देते हैं कि चाइना किस प्रकार से आगे मार्च में बढ़ रहा है। चाइना आज के टाइम में एक्सपेंड कर रहा है मिलिट्री के फुटप्रिंट को। ये प्रॉब्लमेटिक हो गई है कई सारी एशियन कंट्री को लेकर के, ठीक है। एशियन कंट्री इससे काफ़ी परेशान हो गई हैं। चाइना का ग्रे जोन पॉलिसी, जिसके अंतर्गत आपको क्रीपिंग एक्सपांशन करना है। क्रीपिंग मतलब एकदम रेंगते हुए अपना एक्सपांशन करते रहो। ये मैरीटाइम जोन का वायलेशन करता है। कहाँ पर? साउथ चाइना सी में। इसके साथ साथ में और भी जो आगे पीछे की जगह है। इसी के चलते चलते कई सारी जो कंट्रीज़ हैं ना वो क्या हो गई हैं, वो दुखी हैं। एंटागोनिस्ट मतलब होता है किसी को नाराज़ करना, विरोधी या फिर दुश्मन बनाते जाना, जिसमें इंक्लूड है वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया और फिलीपींस। नए नए इसके शत्रु बनते जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों के चलते चलते तो ज़्यादातर जो एशियन कंट्रीज़ हैं ना चाइना के साथ में किसी प्रकार के रिश्ते उतने ज़्यादा घनिष्ठ नहीं रखना चाहती हैं, ठीक है। तो जो साउदर्न कंट्रीज़ हैं कभी भी नहीं चाहती हैं कि सिक्योरिटी या फिर मिलिट्री अलायंस बनाएं, ना तो रसिया के साथ में और ना ही चाइना के साइड में। एग्जाम्पल के तौर पर सिक्योरिटी पैक्ट जिसको चाइना लेकर के आया था मई 2022 में, इसने ऑफर किया था 10 स्पेसिफिक आइलैंड नेशंस को, ठीक है। डिड नॉट फाइंड फेवर विद देम, लेकिन इन्होंने इस चीज़ का फेवर नहीं किया था। इसमें कौन थे? सोलोमन आइलैंड, किरिबाती, सामोआ, फिजी, टोंगा, वनुआतू एंड पपुआ न्यू गिनी, द कुक आइलैंड, न्यूई एंड द फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। दे ऑल्सो डिड नॉट एग्री टू चाइनाज कॉमन डेवलपमेंट विजन। वो चाइना के कॉमन डेवलपमेंट विजन की से भी एग्री नहीं हुए थे। अब अमेरिका इसको किस प्रकार से रिस्पॉन्स दे रहा है? द US response to this neutrality has been to put massive pressure for sanction on Russia and build threat narrative about China। इस प्रकार की जो न्यूट्रलिटी हम देख रहे हैं कि एशियन कंट्री न्यूट्रल हो गए हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए क्या काम करना चाहता है? इन देशों के ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगाना चाहता। बट देयर हैज़ बीन ए अनप्रेसिडेंट पुशबैक फ्रॉम द साउथ दैट वांट्स टू मेक इट्स ओन स्ट्रेटेजिक चॉइस। लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि हम किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करना चाहते, हम अपने हिसाब से चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए,
अमेरिका की कांग्रेस ने हाल ही में एक बिल को पास किया था जिसका नाम है काउंटरिंग मैलिन रशियन एक्टिविटी इन अफ्रीका एक्ट, जो कि एडवोकेट करता है प्रेशर डालना है, मॉनिटरिंग करते रहना है, पनिश करना है अफ्रीकन कंट्री को एंड लीडर्स को जो भी इंगेज रहेगा रसिया के साथ में। अब इसका रिस्पॉन्स देख लीजिए आप किस प्रकार से आया था। जो साउथ अफ्रीकन फॉरेन मिनिस्टर हैं नालेंदी पांडोर, उन्होंने कहा था कि किसी भी अफ्रीकी देश को आप धमका नहीं सकते, और इस अमेरिकी विधेयक को आक्रामक कानून के रूप में उन्होंने वर्णन किया था। वो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। आप क्यों किसी को बोलते हो कि रसिया के साथ संबंध मत बनाओ, चलिए चाइना के साथ भी अपने संबंध मत बनाओ, इस प्रकार से यहाँ पर बातें की जाती हैं। अब चाइना किस प्रकार से अपनी पावर को बढ़ाते जा रहा है। चाइना ने क्या काम कर दिया था, चाइना ने जितना भी डेब्ट दिया था उसको वेव कर दिया। ठीक है, ये कर्जा लिए थे 17 अफ्रीकन कंट्रीज़ ने। ठीक है, फॉर 23 इंटरेस्ट फ्री लोन्स दैट वर ड्यू इन 2021, जो कि 2021 में ड्यू थे। इसमें 23 इंटरेस्ट फ्री लोन थे, एस इंडिया डिड इन 2003। इसी प्रकार का काम जो है इंडिया का भी 2003 में किया था। तो यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी पुशबैक हम देख रहे हैं लैटिन अमेरिका में और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो रीजनल पावर है ना, वो काम कर रही है अमेरिका के साथ में ताकि प्रोटेक्ट कर सके उसकी खुद की पावर को। एग्जाम्पल के तौर पर सऊदी अरेबिया, ईरान, स्मॉलर स्टेट डू ए बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन रीजनल पावर एज श्रीलंका डज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो जो छोटे छोटे देश हैं बड़ी बड़ी पावर के बीच में बैलेंस बनाने का काम करते हैं। अब इंडिया किस प्रकार से अपने आप को मजबूत करते जा रहा है इसको भी यहाँ पर बताया जाता है। देखिए, इंडिया हमेशा से ही अपने गियर को चेंज करते रहता है, कभी आगे कभी पीछे करते रहता है। इंडिया ने इंक्रीज़ कर दिया है अपने रिलेशन को रसिया के साथ में। उसने ऑयल की खरीदी तेज़ी कर दी है रसिया के साथ में। ठीक है, और वेस्टर्न का जो प्रेशर है ना उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इंडिया ने मिलिट्री लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट साइन किया है अमेरिका के साथ में। रसिया के साथ में भी इधर आगे बढ़ रहा है, अमेरिका के साथ में भी आगे बढ़ रहा है। सेम इसी टाइम में उसने डेवलप किया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि कनेक्ट करता है रसिया और इंडिया को। ये होते हुए जाएगा एशिया और ईरान के रास्ते विथ 3 सैंक्शन स्टेट। तो यहाँ पर 3 स्टेट आपको पड़ जाएंगे। ये पार्टिसिपेट कर रहा है मिलिट्री एक्सरसाइज में, जैसे कि यूएस इसका लीडर हुआ करता है। रिमपैक, द रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज माना जाता है। ठीक उसी के विपरीत ये सेंड करता है अपनी मिलिट्री कॉन्टीजेंट को कहाँ पर, वोस्टक एक्सरसाइज में। वन ऑफ एक्सरसाइज मॉस्को रूटीनली कंडक्ट विद रसिया एंड चाइना। सो इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की और भी जो अदर्स देश हैं उन्होंने डेवलप कर लिया है कैपेसिटी को टू ट्रांसैक्ट विथ कंपीटिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग साइड, कि किधर आपको compete करना है, किधर आप कॉन्फ्लिक्टिंग साइड है आपकी, किधर से किधर ट्रांजैक्शन आपको करना है। रसिया के साथ भी रिलेशन बनाना है, अमेरिका के साथ में भी आपको रिलेशन बना के चलना है। अब जियो इकोनॉमिक्स में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है यहाँ पर बताया जाता है कि जो साउथ की चॉइस है ना वो एक्सटेंड हो रही है धीरे धीरे करके जियो इकोनॉमिक्स की तरफ में। एक चीज़ ये देख रहे हैं कि अमेरिका कभी भी डॉलर को लेकर के धमकी देने लग जाता है, कहने लग जाता है कि हम आपको डॉलर में ट्रेड नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में लोग अल्टरनेट को सोचने लगे हैं, दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं। द फियर ऑफ द यूएस स्ट्रेटजी ऑफ फ्रीजिंग डॉलर रिजर्व हैज़ मेड द साउथ कासन, ये साउथ एशिया के लिए एक चिंता की बात हो गई है। तो आगे क्या है ना, यूएस का जो ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेंस ने हाल ही में अनाउंसमेंट किया था किसके बारे में, यूएस की ट्रेड पॉलिसी के बारे में। ये रीशोर करना चाहता है, फ्रेंड शोरिंग करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि ट्रेड में हमें बढ़ोतरी करना है अपने अलायंस के साथ में। तो जब फिर से ये अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है तो अब अदर देशों को भी मौका मिल गया कि काम करो, अपन अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, आप जो है अपनी मुद्रा में करो, हम हमारी मुद्रा में आपके साथ में ट्रेड करेंगे। इस प्रकार का ट्रेड भी आज के टाइम में होने लगा है। लोग डॉलर पर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं क्योंकि डॉलर काफ़ी महंगा होते जा रहा है आज के टाइम में, और कितना ज़्यादा आपको रुपया खर्चा करना पड़ता है डॉलर के मुकाबले आप अच्छी तरह से जानते हैं। करेंसी स्वैप अग्रीमेंट, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है चाइना और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस +3 कंट्रीज़ के द्वारा, इसी को काउंटर करने के लिए। इंडिया
रसिया के साथ में और 23 अदर कंट्रीज़ के साथ में इस प्रकार के डॉलर को काउंटर करने के उपाय किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया है कि हम एंड कर दे रहे हैं डॉलर के डोमिनेंस को, लेकिन आपने अल्टरनेट रास्ता खोज लिया है आपके लिए। एशिया किस प्रकार से अपने आप को मजबूत कह सकता है, क्योंकि एशिया भी अपने आप में ग्रुप बनाने लग गए हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, एंड कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट। ठीक है, इनको अपने आप में एक नया कॉन्फिडेंस देते हैं कि विश्व में हम भी कुछ हैं। अब जब हम इतना महत्वपूर्ण स्थान खुद में रखते हैं तो हमें सब मिलकर के एक आवाज़ उठाना चाहिए क्लाइमेट चेंज को लेकर के। इकोलॉजिकल डिवास्टेशन, पर्यावरण जो नष्ट हो रहा है उसको रोकने के लिए, हमारे यहाँ पर जो असमानताएं हैं, गरीबी अमीरी है, उसको ख़त्म करने के लिए, इसके साथ साथ में हमें अपनी मिलिट्री को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, हमें काम करना है प्लूरल इंक्लूसिव रास्ते में। इस सब के चलते चलते हम विश्व में एक बेहतर प्लेस बन पाएंगे, बेहतर प्लेस मुहैया